दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों 140वीं प्रेमचंद जयंती के अवसर पर किताबी दुनिया प्रेमचंद विशेष श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रीढ़, प्रगतिशील आंदोलन के अगुआ मार्क्सवादी सज्जाद जहीर साहब की किताब रोशनाई तरक्की पसंद तहरीक की यादें का एक अंश। इस अंश में सज्जाद जहीर की प्रेमचंद से प्रगतिशील लेखक संघ की उपयोगिता और उसकी अध्यक्षता करने को लेकर हुई खतो किताबत के साथ उस अधिवेशन में जो बातें प्रेमचंद ने कही, उन सब को सज्जाद साहब ने इस अंश में शामिल किया है। इस अंश के चुनाव में इतिहासकार डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी का विशेष सहयोग मिला। वहीं इस किताब को खोजने और चयन निर्धारण में शोध छात्र अभिषेक गुप्ता और रोहताश कौशिक का विशेष सहयोग रहा। इस सहयोग के लिए किताबी दुनिया इन सभी का आभारी है। प्रस्तुत है इस किताब का एक अंश। प्रेमचंद परिश्रमी, देश प्रेमी और बेलाग साहित्यकार थे। सुनिएगा। चौधरी साहब के स्वागत वक्तव्य से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। उन्होंने यह वक्तव्य लिख लिया था। अफसोस है कि वह अब हमारे पास नहीं है, नहीं तो उससे मालूम होता कि किस तरह खास तौर से लखनऊ की पुरानी तहजीब और अदब के रसिया ने आधुनिक तरक्की पसंद अदब की तहरीक का स्वागत किया था। चौधरी साहब के वक्तव्य के बाद मुंशी प्रेमचंद सर्वसम्मति से कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य पढ़ना शुरू किया। यह सलीस सरल उर्दू में लिखा था, लेकिन जाहिर है कि इस मजमे में गैर हिंदुस्तानी बोलने वाले इलाकों के जितने भी डेलीगेट और विजिटर थे, जिनकी तादाद आदि से कुछ कम ही थी, उनकी समझ में वह बिल्कुल नहीं आ रहा था। वे लोग तो खामोश थे ही, लेकिन उर्दू हिंदी वाले भी जो इसी वक्तव्य को ध्यान से सुन रहे थे बिल्कुल खामोश थे। बल्कि ऐसा मालूम होता था कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई है। किसी जलसे में मौखिक वक्तव्य के बजाय अगर कोई चीज लिख कर पढ़ी जाए तो थोड़ी ही देर में जी उकताने लगता है। लेकिन इस वक्तव्य में हमारी जबान और हमारे मुल्क में पहली बार एक बड़े साहित्यकार ने हमें प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की स्थिति और उद्देश्यों से आगाह किया था। इस वक्तव्य में हमारी जबान के अफसाना निगार और नाविल नवीस ने हमें सीधे साधे और प्रभावशाली शब्दों में बताया कि अच्छे साहित्य की बुनियाद सच्चाई, सौंदर्य, स्वतंत्रता और मानव मैत्री पर कायम हो सकती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत न हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। उन्होंने लेखकों को याद दिलाया कि उनकी अदालत सोसाइटी है और इस अदालत के सामने उनकी जवाबदेही होगी और आवाम की अदालत में उनका इस्तिगासा इसी सूरत में कामयाब होगा अगर वे न्याय वृत्ति और सौंदर्य वृत्ति जागृत करने का यत्न करेंगे। प्रेमचंद ने कहा कि एक आर्टिस्ट में सही सौंदर्य वृत्ति और प्रेम की उष्मा होना जरूरी है और वह प्रकृति और मानव समाज में संतुलन और एकात्मकता पैदा करता है। साहित्य कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है और सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, नाश नहीं। वह हम में वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता और ममता के भावों की दृष्टि करता है। जहाँ ये भाव है वहीं दृढ़ता और जीवन है। जहाँ इनका अभाव है वही फूट, विरोध, स्वार्थपरता है, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। उसी की बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलकर प्रेमचंद जी ने इस बात को साफ कर दिया कि जब वे साहित्य में सौंदर्य और प्रेम की खोज करते हैं तो इससे उनका क्या आशय है। उनके अनुसार यह सौंदर्य और प्रेम महज एक निजी वृत्ति नहीं है। वे उस घिसे पिटे व्यक्तिवादी नजरिए कला के लिए का समर्थन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक अच्छे कलाकार की विशेषता ही उनके अनुसार यह थी कि वह जहाँ भी एक समुदाय को सामाजिक नियमों और सदियों के बंधन में पड़कर कष्ट भुगते हुए देखता है तो उसे सहन न करे, बल्कि उसे गुलामी और पतन से बचाने के लिए सामान इकट्ठा करे और उसकी आज़ादी के लिए बेचैन हो। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ महसूस करता है, उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। प्रेमचंद जी ने और अधिक स्पष्ट करते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ समझाया कि सौंदर्य या आध्यात्मिक आनंद कोई मानवीय जीवन से निरपेक्ष चीज नहीं है, वह जीवन से सापेक्ष है और इसका एक उपयोगी पहलू होता है। उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी ही लालिमा छा जाए
तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि वह अकाल की खबर देती है। उस समय तो हम आकाश पर काली काली घटाएं देखकर आनंदित होते हैं। इसी तरह एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है, वही दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकती है। लेकिन एक खबरदार और चेतना संपन्न व्यक्ति उस इमारत की सुख सुविधाओं को घृणतम वस्तु समझता है जो गरीबों और मजदूरों के खून से दागदार रही हो। उन्होंने कहा कि बंधुत्व और समता, सभ्यता तथा प्रेम सामाजिक जीवन के आरंभ से ही आदर्शवादियों का सुनहला स्वप्न रहे हैं और उन्होंने अपने इस स्वप्न को यथार्थ में बदलने की कोशिश की। लेकिन अनुभव यह बताता है कि बंधुत्व, समता, सभ्यता और प्रेम ये सभी सुनहले स्वप्न उस स्थिति में ही यथार्थ में बदल सकते हैं जब हम प्रगतिशील शक्तियों का साथ दें। हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर ज्यादा ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे लिटरेचर को इसी आदर्श को पेश करना है। प्रेमचंद की जबान से राजनीतिक और सामाजिक अवामी क्रांति की इन शब्दों में पक्षधरता और हिमायत से यह साबित होता था कि अब वे यथास्थितिवाद और सुधारवाद के दायरे से बाहर निकल गए हैं। उनके मानव मैत्री और गांधीवादी राजनीति के असफल अनुभव ने उन्हें इस यथार्थ तक पहुंचा दिया था कि जो लोग सिर्फ बड़े बड़े धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करके मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों का खात्मा करना चाहते हैं, वे कामयाब नहीं हो सकते। मौजूदा जमाने में न्याय, नैतिकता और मानवता का निर्माण तभी संभव है जबकि ऐसी आर्थिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य की लूट संभव ही न हो सके। उन्होंने लेखकों से कहा कि वे जीवन संग्राम में सौंदर्य का जन्मोत्कर्ष देखें और यह न समझे कि रंगे होठों वाली, सुगंधित देह वाली स्त्रियों के गालों और बालों में ही सुंदरता है। आगे कहा कि अगर तुम्हें उस गरीब स्त्री में सौंदर्य नहीं दिखाई देता जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है, तो यह तुम्हारी संकीर्ण दृष्टि का दोष है। इसीलिए कि इन मुरझाए हुए होठों और कुंबलाए हुए गालों की आड़ में त्याग, आस्था और संघर्ष है। जवानी छाती पर हाथ धरकर कविता पढ़ने, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने या उसके रूप गर्व और चोंचलों पर सिर धुनने में ही नहीं है। जवानी नाम है आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्मत्याग का। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों में जब इस प्रकार की नई सौंदर्य दृष्टि पैदा हो जाएगी तब कुरुचि हमारे लिए सत्य न होगी। तब हम उसकी जड़ खोदने के लिए कमर कस कर तैयार हो जाएंगे। हम जब ऐसी व्यवस्था को सहन न कर सकेंगे कि हजारों आदमी कुछ अत्याचारियों की गुलामी करें, तभी हम केवल कागज के पृष्ठों पर सृष्टि करके ही संतुष्ट न हो जाएंगे, बल्कि उस विधान की सृष्टि करेंगे जो सौंदर्य, सुरुचि, आत्मसम्मान और मनुष्यता का विरोधी न हो। अंत में प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की जगह जगह इकाइयां बनाने की बात कही। हम चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में हमारी परिषदें स्थापित हो और वहां साहित्य की प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो, निबंध पढ़े जाए, बहस हो, आलोचना प्रत्यालोचना हो। तभी वह वातावरण बनेगा, तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। भाषा की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। जो साहित्यकार अमीरों का मुंह जो होने वाला है वह रईसी रचना शैली स्वीकार करता है, जो आवाम का है वह आवाम की भाषा में लिखता है, और इस यादगार वाक्य पर अपने वक्तव्य को समाप्त किया। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिनमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। सुलाए नहीं, बल्कि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। इस वक्तव्य को पढ़ने में जो बात को छपा तो 15 पृष्ठ का था, कोई 40-45 मिनट के आसपास लगे। मेरा अब भी विचार है कि प्रगतिशील साहित्य आंदोलन की अपेक्षा और उद्देश्यों के संबंध में शायद इससे बेहतर चीज अभी तक नहीं लिखी गई है। हम प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों से तो परिचित थे, लेकिन उर्दू में उनका कोई साहित्यिक लेख कभी नहीं पढ़ा था। उन्होंने ऐसी चीजें बिरली ही लिखी है। इस लेख का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह हमारी भाषा के एक महान यथार्थवादी कथाकार की संवेदनामय अभिव्यक्ति है। हमने महसूस किया कि दरअसल हमारे नए यथार्थवादी और आवामी जिंदगी के आईनादार साहित्य का यह कारवा, जिसका मार्गदर्शन 20 साल से खुद प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से कर रहे थे, अब नई और ज्यादा साफ और
ऊंची सतह पर बढ़ने के लिए तैयार है। हम नौजवान प्रगतिशीलों का दृष्टिकोण उस समय शायद स्पष्ट नहीं था और हम अपने आवेश में कभी बाईं तरफ झुक जाते थे तो कभी सावधानी और कार्यनीति का तकाजा समझकर दाहिनी तरफ लुढ़क पड़ते। लेकिन इस मौके पर हमारे सभापति प्रेमचंद के सोच में कोई हेर फेर और उलझाव मालूम नहीं होता था। कारण स्पष्ट है, प्रेमचंद एक परिश्रमी, देश प्रेमी और बेलाग साहित्यकार थे जो अपनी कला को बेहतर बनाने और अपने अनुभव व ज्ञान को समृद्ध करने की चिंता में हमेशा रहते थे। हम नौजवानों में से अक्सर अपने वैचारिक दर्शन और शिक्षा दीक्षा के कारण प्रगतिशीलता के रास्ते पर अभी आकर खड़े हुए थे। प्रेमचंद अपने जीवन संघर्ष और कलात्मक सृजन के अथक प्रयासों अर्थात कर्म और अनुभव की बिना पर वहां पहुंचे थे। इसी कारण उनके विचारों में संतुलन, ऐतिहासिक क्रम, समावेशिता और गंभीरता थी। उनकी बात सच्ची मालूम होती थी, वह समझ में आती थी, इसीलिए उसका दिल पर असर होता था। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी राय मेरे उत्साह को बढ़ाएगी, इसीलिए आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।